सो हेलो गाइस, वेलकम टू किक बाउट। तो टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है इंडिया और श्रीलंका में। और पहले हफ्ता क्या हफ्ता रहा है पहला हफ्ता, क्योंकि इतनी सारी बिग स्टोरीज है। बट इस वीडियो में हम खासकर बात करेंगे एसोसिएट नेशंस की कि कैसे उन्होंने टक्कर दी है टेस्ट प्लेइंग नेशंस को, कैसे उन्होंने हार नहीं मानी, एक एकदम कम्पेटिटिव मैच प्रोड्यूस करे हैं। सारी टीम्स की बात करेंगे, नीदरलैंड्स, नेपाल, अमेरिका, स्कॉटलैंड, जितने भी एसोसिएट नेशंस है जो खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और जो भी इतना अच्छा खेलेंगे ये किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए पूरी बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब से ये टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, हमें ये बात तो मान लेनी होगी कि जो इजी वार्म अप मैचेस खेले जाते थे पहले की तरह की टीम्स आती थी और कहती थी कि जो ग्रुप मैचेस है वो तो हमारे लिए वार्म अप मैचेस है, वो आसानी से निकाल देंगे, वो तो अब खत्म हो चुका है। क्योंकि आपको इतनी कंपेटिटिवनेस मुझे तो लग रहा है आगे जाके भी नहीं देखने को मिलेगी जितनी इस ग्रुप स्टेज मैचेस में देखने को मिली है। तो पहली टीम की बात करते हैं, तो हमारी पहली टीम है नीदरलैंड्स, क्योंकि उन्होंने पहला मैच जो ओपनिंग मैच खेला है वो ही इतना कमाल का हो गया था टी20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के सामने। उस मैच की बात करते हैं क्योंकि वो तो इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया मैच था इस वर्ल्ड कप का मेरे हिसाब से। तो ये मैच कोलंबो में हो रहा था, किसी को ज्यादा पिच का पता नहीं था, सबको लग रहा था फ्लैट ट्रैक्स होंगे श्रीलंका और इंडिया में 200, 250, 300 रन भी बनेंगे। बट किसी को पिच का इतना पता नहीं था, और पहला मैच होता है कोलंबो में। पाकिस्तान इस मैच में टॉस जीती और बॉलिंग का फैसला करती है। नीदरलैंड आती है स्कॉट एडवर्ड्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है प्लेयर, वो जो उनके कैप्टन और विकेट कीपर है, वो प्लेयर मुझे बहुत पसंद है। तो वो एक नॉक खेलते हैं 37, ज्यादा रन नहीं बना पाती नीदरलैंड, सारे कैमियोस 20-30 रन के खेलते हैं, दो तीन वनडे, और 147 रन तक वो पहुंचती हैं। और एक अच्छा टोटल था, क्योंकि पिच इतनी आसान नहीं थी उस टाइम, सबको पिच का पता लगता है। और फिर पाकिस्तान आती है बैटिंग करने के लिए, और पहले टाइम तो सही चलता है उनका, फिर कोलैप्स हो जाता है दोबारा। कोलैप्स होता है तो प्रेशर बढ़ता रहता है, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड्स को कंफर्टेबली जीतना चाहिए मैच। फिर वही अशरफ आते हैं और अपने 11 बॉल में कुछ 29 रन की पारी खेलते हैं। एक 19वां ओवर याद आता मुझे, जिसमें सही रन पड़े थे एक बॉलर को, 25-30 रन कुछ पड़े थे। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो नीदरलैंड्स ने कुछ गलती नहीं करी थी, बस वो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि उन्हें एक बिग मैचेस प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उनके लिए गलत हो गई वो चीज़ कहीं ना कहीं, और वरना वो गेम मोड निकाल ही लेते। अगर वो गेम मोड निकाल लेते ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि टेबल पे आप अगर आप नजर डालेंगे तो नीदरलैंड्स ने एक मैच जीता है और एक मैच हारा है, और पाकिस्तान से। अब उन्हें एक इनटू आगे क्वालिफाई करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में से किसी न किसी को तो हराना ही था। अब इंडिया से, अब आप ये थोड़ी सोच के चलेंगे कि ये इंडिया को हरा देंगे, बट कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बट इंडिया एक यार अलग लेवल की टीम है, मैंने पहले भी बोला है। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड टीम है, ये एलियन एलियन टीम है भाई, मेरे हिसाब से तो। ठीक है। तो अब नीदरलैंड्स का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब देखते हैं, उनका यूएसए से मैच है आई थिंक कल, और फिर इंडिया से मैच है 18 जनवरी को। बट बहुत अच्छा एक मैच खेला था नीदरलैंड्स ने। तो अगली टीम की अगर हम बात करें, अगली टीम जो होने वाली है वो है यूएसए, क्योंकि उसकी उसी शाम को एक मैच हुआ था यूएसए और इंडिया का। तो उस मैच की पूरी बात करते हैं। तो गाइस, जो ये मैच था ये वानखेड़े स्टेडियम में था, और यूएसए टॉस जीतती है और बॉलिंग का फैसला करती है। और जब वो बॉलिंग का फैसला करती है, सब खुश हो जाते हैं, ओए 300 बनेंगे, 300 बनेंगे। और 300 स्टार स्पोर्ट्स वाले तो आपको पता ही है, 300 अलर्ट का वो दिखा रहे हैं वो तो, कि 300 अलर्ट लगेगा, यहाँ पे 300 बनने ही है। बट जब मैच चालू होता है तो एकदम अलग ही कहानी होती है, क्योंकि इंडिया 77 पर 6 हो जाता है, आई थिंक 46 पे 4 हो जाता है, फिर थोड़ी हल्की पार्टनरशिप होती है, और 77 पे 7 हो जाता है। और वहां पे सबके एकदम हालात बदल गए थे टीम के, कि कैसे खेलेंगे क्या खेलेंगे। पिच इतना टर्न कर रहा था, और पिच में कुछ मदद तो थी बॉलर्स के लिए। और रोहित शर्मा वो पहले एक वीडियो में बोलते दिखाई भी देते कि इस पिच में है कुछ। और भी बहुत ही लग रहा था मुश्किल कि इंडिया 120, 130 रन भी कर पाएगा, बट सूर्य कुमार यादव वहां पे खड़े रहते और इंडिया को 160 रन तक ले जाते हैं। 160 रन मुझे लगा था कि ज़्यादा है यूएसए टीम के हिसाब से, अगर वो, क्योंकि मुझे याद है वो 118 पे 7 हो गई थी इंडिया, और वहाँ पे वो 130 या 125 रन के बीच में इंडिया को ऑल आउट कर देते, तो मैं क्या था कि यूएसए जीत गई। बट 160 कुछ ज़्यादा ही रन हो गए थे, इसलिए मैं समझ गया था वहाँ पे यूएसए भी जीत पाएगी। और यूएसए नहीं भी जीत पाती, यूएसए फिर कम टोटल पे ही आई थिंक ऑल आउट हो जाती है। और फिर मैच की बात करें तो मैच बहुत कम्पिटिटिव था,
क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि हर बॉलर्स ने एक उनके बॉलर है जिन्होंने 4 विकेट्स ली थी। मैं उनका एक बारी नाम बता दूंगा आपको। उनका नाम था शैडली वैन करके, उनका कुछ नाम था। वो 4 विकेट्स लेते हैं और मतलब एक हरजीत बॉलर भी थे उनके, वो भी 2 या 3 विकेट लेते हैं और बहुत ही कंपेटिटिव मैच प्रोड्यूस करा यूएसए ने इंडिया के सामने। तो यूएसए का भी आप देखें तो आगे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी आ गए हैं, इंडिया से भी आ गए हैं। पिछले बार ये सुपर 8 में गए थे, जिसकी वजह से ये सीधा 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे थे। बट इस बार इनका थोड़ा मुश्किल है कि अब वर्चुअली नॉकआउट हो चुके हैं ये बस। फिर अगली टीम की जो हम बात करेंगे वो है नेपाल। और नेपाल मेरी जान, उन्होंने तो क्या गेम खेला है, सारे फैंस उनके इंडिया में बन गए हैं। तो ये मैच भी वहाँ खड़े में था, इंग्लैंड के सामने मैच था। इंग्लैंड टॉस जीत के डिसाइड करते हुए बैट करेंगे। इसमें भी वही 300 अलर्ट वाली बात होती है कि 300 लगेंगे, इंग्लैंड की पहले बैटिंग रहेगी। बट वो तो कुछ अलग है। नेपाल एक डिसेंट बॉलिंग करके, क्योंकि ये पिच इतना घुमावदार नहीं था, डिसेंट बॉलिंग करके 184 या 184 185 रन इंग्लैंड बना देती है। उसमें कैमियोस खेलते, जैकोब बीथल, विल जैक्स। आई थिंक मुझे लगता था वहाँ पे अगर 150 140 रन पे अगर इंग्लैंड को रोकती नेपाल तो और ज़्यादा बड़ा चांस होता था। बट विल जैक्स आखिरी में खेल के कुछ कैमियो खेल देता है 18 बॉलों में 40 रन का, जिसकी वजह से थोड़ा गैप बढ़ जाता है। बट नेपाल ने हार नहीं मानी, उसके बाद भी नेपाल आती है। सारे लोग से मिलजुल के 40 30 20 कर रन कर करके लोकेश जो उनके कैप्टन है वो भी इतने रन मारते हैं और नेपाल पहुंच ही जाती है। बट फिर 4 5 रन से रह जाती है, 180 रन बनाती है। और वहां पे भी लग रहा था कि नेपाल जीती जाएगी, क्योंकि जो आर्चर को जैसे रन पड़ते और लग रहा था नेपाल जीतेगी। बट फिर नेपाल भी वहां पे रह जाती है। तो इन टीमों की हम जितनी भी टीमों की बात करिए वो एकदम कम्पेटिटिव प्रोवाइड कर रही है, कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है। बट वो जीत नहीं पा रही बस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बड़ी टीमों के साथ। एकदम एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। बट अगर हम नेपाल की बात करें कि वो आगे जा सकते हैं या नहीं, तो इधर बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रुप इनका। ग्रुप सी है इनका और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी इंग्लैंड से हार चुके हैं, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से हार चुकी है। और नेपाल अगर इटली और स्कॉटलैंड को तो हरा ही देगी, हम ये सोच ही सकते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड और नेपाल स्कॉटलैंड और इटली को तो हरा ही देगी। फिर नेपाल का जो मैच है इस संडे आई थिंक वो है वेस्ट इंडीज से। तो वेस्ट इंडीज को अगर नेपाल हराती है तो इंग्लैंड और नेपाल के बीच में नेट रन रेट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, और इंग्लैंड भी स्कॉटलैंड और इटली को हराना पड़ेगा उनको, जब नेट रन रेट वाला वो आएगा। अगर स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हराती थी तो नेपाल तो सीधा चली जाएगी, नेट रन रेट वाली भी बात नहीं आएगी। तो बहुत सारी सिचुएशंस बना सकते हैं। बट नेपाल अभी भी जीवित है और वो आगे जा सकती है। और अगर मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँ तो मुझे तो लग रहा है नेपाल जाएगी इस बार सुपर 8 तक तो। और मुझे लग रहा है इंग्लैंड नहीं कर पाएगी क्वालिफाई, नेपाल जाएगी जरूर। और गाइस कुछ टीमों की और बात कर लेते हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, उन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने जो उनका ईडन गार्डन्स में मैच हुआ था वो भी बहुत कम्पिटेटिव मैच था। 180 रन 170 80 रन वाला मैच था। उधर भी बहुत स्कॉटलैंड की फील्डिंग और कैचिंग की बहुत तारीफ हुई थी। बहुत अच्छा मैच खेला था वो भी स्कॉटलैंड ने। और ऐसी हम टीम की बात करें तो इटली पहला वर्ल्ड कप खेल लिया अपना, उनके लिए हम इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट वो भी एक अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और पहली बार आना वही बड़ी बात है उनके लिए। तो वाइस रीजंस क्या है कि एसोसिएट नेशन इतना कंपटीशन दे पा रहे हैं टेस्ट प्लेइंग नेशंस को। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी बात पिचेस पे आ जाती है, क्योंकि 2024 का जो वर्ल्ड कप होता है फिर भी सारी स्लो पिचेस थी। तो वहाँ पे भी देखेंगे इतने मैच फंसे थे। एक साउथ अफ्रीका नेपाल वाला मैच आता है जहाँ पे 1 रन से नेपाल हारी थी। और फिर अफगानिस्तान टीम को देख सकते हैं आप, सीधा वो सेमीफाइनल में चले गए थे। और ऐसी टीम्स की इतनी कॉम्पिटिटिव हो पा रही है, उसका रीज़न पिचेस ही है। क्योंकि अब ये जो वर्ल्ड कप है इसमें सारी जो पिचेस है वो आईसीसी मेंटेन कर रही है, क्योंकि जो बीसीसीआई मेंटेन करती है वो बायलैटरल सीरीज और आईपीएल की बात होती है। वहाँ पे आप देखते हैं कितने रन पड़ते हैं, 260 280। जो बॉलर्स का तो रोल ही खत्म हो जाता है। बट आईसीसी ने क्या करा है कि बैट और बॉल का पूरा अच्छे से कॉम्पिटिशन हो सके तो पिच थोड़ी स्लो बनाई है, एक 160 170। ये एकदम कम्पिटिटिव टोटल होता है कि आपको हर टीम यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप गेम में हैं अभी भी। तो वर्ल्ड कप बहुत ही इंटरेस्टिंग होते ही जाएगा, आगे आगे और इंटरेस्टिंग होते ही जाएगा। तो आप बताना अपने सजेशन कि आप कौन से एसोसिएट नेशन में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करा, किसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको लगा कि इनमें इम्प्रूवमेंट है। और बताना अपने सजेशंस देना, थॉट्स रखना कमेंट्स में। जब वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
और बेल आइकन दबाना मत भूलना आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए ही। क्रिक मात को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।